हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जो आपका बजट 2022-23 का रिलीज किया गया है उसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बजट के, जो कि आपके लिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिस डिस्कशन यहाँ पर रखेंगे। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट सरकार द्वारा रखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रखा जाता है, तो उसी की ही कुछ की हाइलाइट्स हम कह सकते हैं, की फीचर्स हैं जिन्हें हम आज यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहां पर एक टर्म यूज की गई है अमृत काल, कि बेसिकली जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारी आज़ादी को। तो जो आने वाला पीरियड है 100 साल तक का, जो ये आने वाला पीरियड है 25 साल का, ये आपका अमृत काल यहां पर कहा गया है कि इस 25 सालों के लिए क्या क्या गोल्स हमारे देश ने, हमारी भारत की सरकार ने यहां पर सेट किए हैं। तो सिंपल सी बात करें कि ग्रोथ पर फोकस रखना है, एक इंक्लूसिव वेलफेयर होना बहुत जरूरी है, सभी का भला होना इसमें बहुत जरूरी है, सभी की ग्रोथ होना इसमें बहुत जरूरी है। फिर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए उसके चलते ही डेवलपमेंट वहां पर करनी है, साथ के साथ एनर्जी ट्रांजिशन भी करनी है और क्लाइमेट एक्शन पर भी काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें जो आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो जारी की गई थी, जिसपे बताया गया था कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो आपके रिस्क्स हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, टॉप पर आ चुके हैं। ठीक है जी। फिर उसके अलावा एक वर्चुअल साइकिल स्टार्ट करनी है फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सभी चीजें हम टर्म बाय टर्म आपकी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिस से अगर हम बात करें कि क्या 4 प्रायोरिटीज यहां पर रखी गई सरकार द्वारा, कि पहली बात पीएम गति शक्ति, कि इसके ऊपर काम किया जाएगा, बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, काफी ज्यादा पैसे इस पे लगाए जाएंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से यहां पर हो सके। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि सभी का यहां पर विकास हो सके, कि ऐसा ना हो जो ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो वल्नरेबल ही रह जाएं, उनको भी हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत है, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें यहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर उसके अलावा कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, फिर आपके सनराइज अपॉर्चुनिटीज की कौन कौन सेक्टर्स हैं जिनमें अब रिसेंट नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड किस तरीके से सरकार को यहां पर काम करना है, कैसे उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स यहां पर जारी करने हैं, एनर्जी ट्रांजिशन करनी है और साथ के साथ आपकी क्लाइमेट एक्शन पर काम करना है। फिर आपकी फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, की किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो हमारी एक पूरी जर्नी है, एक पूरा जो यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड है या फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, उसके ऊपर यहां पर आपकी 4 प्रायोरिटीज के तरीके से ये 4 स्तंभ यहां पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अब बेसिक सा डेटा देख लें जीडीपी और जीवीए का, जो कि हमने ऑलरेडी ही इको सर्वे में भी कवर किया था कि जब आपकी कोविड पेंडेमिक की 2 साल से चल रहा है, थर्ड वेव अभी ऑनगोइंग है, तो जो फर्स्ट लॉकडाउन था जिसमें हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपका डिप यहां पर देखा गया कि बेसिकली कंट्रैक्शन विटनेस की गई हमारी इकोनॉमी में, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रोथ विटनेस की गई, जिससे चलते आपका वी शेप रिकवरी की बात रखी गई। बट अब इकोनॉमिस्ट इस पर क्या कह रहे हैं कि आपकी वी शेप रिकवरी नहीं है, ये आपकी के शेप रिकवरी है, कि कुछ ही ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनकी यहां पर अपलिफ्टमेंट हो रही है, जो बाकी सेक्शंस हैं हमारी इकोनॉमी के वो उस तरीके से यहां पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और जो कि अगर हम इको सर्वे के बारे में ही बात करें, वहां पर एक चीज मेंशन भी हुई है कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आपके प्री पेंडेमिक लेवल्स को तो वहां पर पार कर चुके हैं, बट कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अभी भी, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी आपके प्री पेंडेमिक लेवल्स को पार नहीं कर पाए हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो रिकवरी हुई है हमारे देश की इकोनॉमी को तो रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की किस तरीके की रेजिलियंस है, कि यहां पर ऐसी कोई भी आपदा अगर फ्यूचर में आए तो जी हां हम रेजिलियंट हैं, हम ऐसे इश्यूज को अच्छे से यहां पर टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक बेसिक सा डेटा आपको यहां पर दिया गया था, एक बेसिक सा चार्ट है जिसके चलते आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड वेव में जब आपको सेकेंड लॉकडाउन लगाया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा गई थी, कि किस तरीके से हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी ने वहां पर परफॉर्म किया। फिर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें, फिर जैसे कि आपकी कोविड-19 वैक्सीन कवरेज के बारे में बात करें, बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बन चुका है किस तरीके से वैक्सीन कवरेज की जा रही है, बाकी देशों से कंपेयर किया जाता है। फिर डेफिसिट्स के बारे में बात करें कि कितना उधारी में चल रहा है अभी देश, तो आपके जब पेंडेमिक का समय था डेफिनेटली आपका डेफिसिट यहाँ पर राइज कर चुका था, वो देखा जा रहा है कि वो ग्रेजुअली आपका नीचे आ रहा है। ठीक है जी। फिर अगर हम देखें जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर किए जा रहे हैं, कि बेसिकली लॉकडाउन के समय उस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नहीं किया गया। ठीक है जी। फिर आपकी जब सेकेंड वेव वहां पर आई तो उस दौरान हम ऑलरेडी ही एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा तैयार थे इस चीज के लिए, और जैसे ही फर्स्ट वेव आपकी यहां पर खत्म हुई उसके बाद सरकार ने बहुत सारा पैसा यहां पर इन्फ्यूज किया मार्केट में, ताकि जो आपके ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो हमारी इकोनॉमी के बहुत ही हम कह सकते हैं पिछड़े हुए वर्ग हैं, कि उनका यहां पर सुधार हो जा सके, उन्हें इस पेंडेमिक से पहले बचाया जा सके। तो उन्हीं के लिए जो सेफ्टी नेट्स वहां पर इशू किए गए थे, तो वहां पर ये आपका खर्चा किया गया था, और अभी आपकी सस्टेन्ड स्पेंडिंग चल रही है। फिर वही इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, जो कि हम इको सर्वे में भी बात कर चुके हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन, तो जो यहाँ पर कहे जा रही है 6% का जो क्राइटेरिया रखा जाता है आरबीआई द्वारा, जो टॉलरेंस बैंड वहां पर रखा जाता है, जिसकी हायर लिमिट 6% है, तो उसी के अंडर आपकी ये फॉल कर रही है 5.8 5.9% के अराउंड। बट जो हमारी WPI जो इन्फ्लेशन है वो अब आपकी डबल डिजिट्स में पहुंच चुकी है। तो बेसिकली इसमें जैसे कि हमने बात भी की थी कुछ सर्वे में कि काफी रीजंस हैं कि अगर हम आपके फ्यूल सेगमेंट की ही बारे में ही बात करें, जो कि आपका WPI के अंडर आता है, तो वही आपका डबल डिजिट्स में पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से WPI इन्फ्लेशन आपकी यहाँ पर बढ़ रही है। बट इसमें इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं यहाँ पर कि जनरली जब आगे बढ़ते जाएंगे, इकोनॉमी में हम बढ़ते जाएंगे, ग्रेजुअली ये जो फैक्टर्स हैं इनका असर कम से कम होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरीके से आपकी WPI इन्फ्लेशन यहाँ पर टैकल की जा सकती है। फिर वही बात करें कि EPF सब्सक्राइबर्स में किस तरीके से आपके यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के समय तो बिल्कुल ही यहाँ पर आपकी डाउन चली गई थी, वैसे ही आपकी सेकंड वेव के टाइम भी डाउन चली गई थी, बट ओवरऑल एक नेट इंक्रीज यहां पर देखा गया है। फिर वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बात करें, आरबीआई ने आपके 600 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड के फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर अकोमुलेट कर लिए हैं। 634 के उनका नंबर यहां पर बताया गया है, तो बेसिकली काफी अच्छा नंबर यहां पर देखा गया है, अराउंड 4th रैंक पर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये बेसिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको पता होनी जरूरी है। तो ये तो रहा ओवरऑल इकोनॉमी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कि मेजर इंडिकेटर्स को यहां पर रखते हुए एक चार्ट यहां पर तैयार किया गया है, जो कि ऑलरेडी हम काफी हद तक आपके इको सर्वे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि सरकार द्वारा बजट में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, क्या है आने वाले भविष्य का, क्या प्लानिंग यहां पर की गई है सरकार द्वारा। तो जो सबसे पहली बात की गई थी PM गति शक्ति के बारे में, कि बेसिकली एक मास्टर प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो इसमें एक 7 इंजन हैं आपके, जिस पर बेस्ड आपका PM गति शक्ति काम करेगा। रोड्स पर काम किया जाएगा, रेलवेज पर काम किया जाएगा, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, फिर मास ट्रांसपोर्ट पर काम किया जाएगा, वाटरवेज पर काम किया जाएगा, और जो हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी सुधारने पर काम किया जाएगा। तो नेशनल मास्टर प्लान है जिसके चलते हम यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एम रखते हुए हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, और बेसिकली जो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसे भी यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक से अगर हम बात करें क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, कि पहली बात तो एक मास्टर प्लान आपका एक्सप्रेस वेज के लिए यहां पर रखा गया है, कि बेसिकली आपके 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज के कंप्लीट किए जाएंगे 2022-23 में, जिसके चलते 20,000 करोड़ आपकी मोबिलाइज किए जाएंगे इनोवेटिव तरीकों से, फाइनेंसिंग के इनोवेटिव तरीके से, ताकि आपके इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जा सके, और जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको भी यहां पर आपकी सहायता प्रोवाइड की जा सके, उन्हें भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी। फिर वहीं अगर हम बात करें यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अलाउ करता है डेटा एक्सचेंजेस अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स, तो बेसिकली जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है उसी के तहत यह आपका डिजाइन किया गया था प्लेटफॉर्म, ताकि जो हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसे रिड्यूस की जा सके, उसकी एफिशिएंसी यहां पर बढ़ाई जा सके। किस तरीके से, कि एक वन विंडो प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया था इस पर्टिकुलर ULIP का, और साथ के साथ ये आपको एक रियल टाइम इन्फो भी प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर यहां पर परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिक्स अगर हम बात करें, 3 पैरामीटर्स हैं, 3 इसके स्तंभ है जिन पर काम करता है, कि पहली तो ऑलरेडी जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज के पास जितना भी डेटा है कि उसको यहां पर इंटीग्रेट करेगा। फिर जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं उनके बीच में आपका डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। फिर साथ के साथ एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट, कि किस तरीके से हमारी सप्लाई चेन वहां पर तैयार हो रही है, किस तरीके से वो काम कर रही है, उस पर ये आपका एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट यहां पर तैयार करता है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि अब यहां पर एक्सटेंड करने की बात की जाती है, कि ULIP का जो डोमेन है उसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। फिर बात आती है ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक के बारे में, कि जो आपके इस तरीके के ट्रेवलिंग की जाती है पैसेंजर्स द्वारा, तो उसे यहां पर सीमलेस बनाया जा सके। कि एक तरीके से स्टैक एप्लीकेशन क्या हुई, एक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ी, कि कलेक्शन होता है यहां पर आपके ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स रहते हैं, कि जितने भी इस तरीके के लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ कंप्यूटेशनल डेटा यहां पर रहता है उसे ये मैनेज करने में कोशिश करता है, ताकि उनकी स्टोरेज अच्छी से हो सके और जितने भी आपके नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो जितने भी आपके पैसेंजर्स रहेंगे उनकी जितनी भी डिटेल्स रहेगी जो कि बुकिंग से रिलेटेड रहता है, कि कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपका ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है जी। फिर बात हो रही है 4 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स,
जो कि आपके ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपके अवार्ड किए जाएंगे 2022-2023 में। अब क्या है ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की बेसिक सी बात समझने की कोशिश करें। पहली बात कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। असम में सबसे पहला आपका स्थापित होने जा रहा है, जिस पर काम अभी चल रहा है। अब ये जो हमारा भारतमाला परियोजना है, जो एक इनिशिएटिव है भारत की सरकार का, उसके तहत ही ये डेवलप किए जा रहे हैं। किस तरीके की फैसिलिटीज आपके इस तरीके के पार्क्स में प्रोवाइड की जाती है कि एक हब यहां पर तैयार किया जाएगा, जिसमें आपके वेयर हाउसेज भी अवेलेबल रहेंगे, आपके कोल्ड स्टोरेज की जो हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं वो वहां पर अवेलेबल रहेंगे, कस्टम क्लियरेंस हाउसेज वहां पर रहेंगे, कि मतलब सभी चीजें जो कि आपकी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, सभी चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। पेट्रोल पंप्स होंगे, वाटर ट्रीटमेंट्स होगी, वर्कशॉप्स होगी, सभी चीजें इन पार्क्स में आपके अवेलेबल रहेंगी। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑलरेडी भी तो लॉजिस्टिक्स आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, कि बेसिकली अगर हम देखें कि आप एक जगह से वहां दूसरी जगह भी लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर कर सकते हैं, सामान ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरीके के पार्क्स पर खर्चा करके एक फायदा क्या होगा। कि अगर एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें कि सपोज अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट है जो कि बैंगलोर से दिल्ली की ओर जाना है, तो जनरली क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ ट्रक्स इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, 10-10 टन का माल आपका ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। अब यहां पर ये जो इस तरीके के छोटे ट्रक्स हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती है काफी ज्यादा आती है, उन्हें खर्चा वहां पर बेयर करना पड़ता है। अब यहां पर अगर दोनों पॉइंट्स पे दिल्ली और बेंगलोर में इस तरीके के लॉजिस्टिक्स पार्क्स आपके वहां पर स्थापित कर दिए जाएं, तो वहां पर क्या रहेगा कि जितने भी आसपास के रीजन्स रहेंगे, मैसूर हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, फिर आपका उसके अलावा पुणे होगा, कि इनकी जितना भी सामान रहेगा वो 10-10 टन के ट्रक में आप यहां तक पहुंचा सकते हैं। फिर बैंगलोर से आपका दिल्ली के लिए एक साथ ही 30 से लेकर 50 टन का ट्रक एक साथ आपका ट्रैवल करेगा, जिसमें आप रेलवेज की भी सहायता ले सकते हैं, या फिर जो हमारी वाटरवे रिसोर्सेज हैं उनकी भी सहायता वहां पर ली जा सकती है, ताकि एक साथ सारा सामान आपका जो कि दिल्ली तक जाना है वो वहां पर पहुंचाया जा सकता है। और फिर फर्दर ऑन दिल्ली से आगे वो चंडीगढ़ हो गया, अंबाला हो गया, या फिर जलंधर हो गया, वहां पर वो सामान पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट यहां पर बैठती है, जो एफिशिएंसी की बात की जा रही है, जो कि यहां इंप्रूव करने का ऑब्जेक्टिव है, साथ के साथ हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को भी इंप्रूव करने का ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपके इस तरीके के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना की जाने की बात की गई है। 4 और यहां पर अवार्ड किए जाएंगे 2022-23 में। फिर उसके अलावा कि पोस्टल और जो रेलवे नेटवर्क है उनकी इंटीग्रेशन की जाएगी, ताकि पार्सल मूवमेंट की अच्छे से फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सके। फिर बात यहां पर की गई है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, रेलवे से रिलेटेड, कि जो ऑलरेडी ही एक इनिशिएटिव यहां पर शुरू किया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो पर्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि वहीं पर बनाया जाता है, बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, कि उसे अच्छे से मार्केट में लॉन्च किया जा सके और वहां के लोगों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस, या फिर हम एक कह सके बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग वहां पर उन्हें प्रोवाइड की जा सके। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी उन्हीं बेसिकली इसी लाइन पर रखा गया है, जैसे कि आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, कि एक स्टेबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यहां पर रहेगा, जिसके चलते लोकल एम्प्लॉयमेंट वहां पर इंप्रूव होगा उस स्टेशन के आसपास का, ठीक है जी, इनकम वहां पर बेसिकली इंप्रूव होगी, साथ के साथ जो स्किल्स और लाइवलीहुड हैं वो भी वहां पर इंप्रूव होंगे। फिर बात की गई है कि एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच। अब कवच क्या है कि बेसिकली एक यहां पर आपका सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है कि जो आपके एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क, ये बेसिकली आपका कवच यहां पर तैयार किया गया है, कि जिसके चलते अगर कोई भी दो ट्रेन आपके एक ही ट्रैक पर ट्रेवल कर रही हैं तो उन्हें वहां पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोलिजन वहां पर अवॉइड किया जा सके, ठीक है जी। तो अब इसकी कवरेज यहां पर एक्सटेंड की गई है, कि और यहां पर आपके 2000 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है वो आपके कवच के अंदर वहां पर तैयार किया जाएगा। बेसिक सा टारगेट है ऑब्वियसली, जब कोलिजन्स की बात की जा रही है, कि जीरो कोलिजन्स का गोल यहां पर अचीव करना है। फिर वहीं बात करें वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की गई है कि 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आपकी यहां पर लागू की जाएंगी। अब क्या है ये वंदे भारत ट्रेन की, आपकी एक तरीके की 16 कोच ट्रेन हैं, जो कि ऑलरेडी 2 आपकी फंक्शनल भी हैं, जो आपका हम कह सकते हैं फेज 1 में जो आपकी तैयार की गई थी वंदे भारत ट्रेन, उसमें 2 आपकी फंक्शनल हैं ऑलरेडी। कहां पर हैं? दिल्ली वाराणसी रूट पर और दिल्ली कटरा रूट पर। तो बेसिक सा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या रहता है कि पहली बात क्लीन एनर्जी पर आपकी ये काम करेंगी, क्लीन एनर्जी से आपका ये बेसिकली एनर्जी वहां पर डिराइव करेंगी, और साथ के साथ ये अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये ट्रेवल करती हैं। मतलब बहुत ईजिली आपका लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत कम समय में वहां पर कवर करने की कोशिश करती है। तो ऐसी 400 और आपकी ट्रेन यहां पर लागू करने की बात की जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि बात हो रही है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन द मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस, कि इसे भी यहां पर इंप्रूव करना है, जैसे कि हमने मल्टी मोडल वहां पर आपके लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात की। फिर उसके अलावा यहां पर नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान यहां पर तैयार किया गया है, कि पर्वतमाला जिसका नाम यहां पर रखा गया है,
ठीक है जी। पर्वतमाला में क्या है कि जितनी भी आपके इस तरीके के हिली एरियाज हैं जहां पर एक्सेस पॉइंट्स आपके इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है, किसी अगर स्टेशन पर जाना है या किसी पॉइंट पर आपको पहुंचना है इसलिए इजीली वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो उसी के ही चलते आपके 8 प्रोजेक्ट्स यहां पर इशू करने की बात की गई है कि 60 किलोमीटर की आपकी यहां पर लेंथ कवर करने की कोशिश की जाएगी इस तरीके के नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान से। ठीक है जी, कि कन्वेंशनल रोड्स को वहां पर नहीं फॉलो करते हुए, कि अगर हम हिली स्टेशन के बारे में ही बात करें कि वहां पर जब भी आपके ये टूरिस्ट स्पॉट्स तो रहती हैं कि बहुत ज्यादा क्राउडिंग वहां पर हो जाती है, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और उस तरीके से जब इस तरीके की आपकी गाड़ियां इतनी ज्यादा वहां पर चलेंगी तो वैसे ही वहां पर आपके लैंडस्लाइड जैसे जो नेचुरल कैलेमिटीज रहती हैं उनका रिस्क भी वहां पर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के लिए आपके नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान यहां पर तैयार करने की बात की गई है। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग की यहां पर बात की गई है। ठीक है जी, तो ये तो थी बेसिक सी बात जो कि हमारे पीएम गतिशक्ति में यहां पर रखी गई है कि कौन किस तरीके से जो आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां पर किस तरीके से ये आपका काम करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क हो गया, यहां पर इंटीग्रेशन जो आपका यहां पर की जा रही है पोस्टल और रेलवे नेटवर्क की, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, कवच किस तरीके से काम करता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत ट्रेन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये सभी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी कि ये बजट में कवर हुई हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट तो यहां पर है ही। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कि क्या बातें रखी गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किस तरीके से प्रमोट करने की बात की गई है एग्रीकल्चर को। कि पहली बात केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन की जाएगी कि जो आपकी इस तरीके की लैंड्स हैं जो कि हमारी गंगा रिवर के नजदीक हैं, कि पहली बात तो वहां पर सबसे पहले शुरू किया जाएगा कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जा सके, कि ताकि जो एक और ऑब्जेक्टिव है भारत की सरकार का जो गंगा सफाई का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी वो सप्लीमेंट कर सके, और साथ के साथ इस तरीके की जो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग है उसे भी हम यहां पर और ज्यादा प्रमोट कर सकें। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट, बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट आपको यहां पर प्रमोशन प्रोवाइड करने की बात की गई है कि जब हार्वेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद भी आपको वैल्यू एडिशन प्रमोशन यहां पर प्रोवाइड की जा सके। साथ के साथ मिलेट प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और कंजम्पशन की बात की गई है कि बेसिकली जो कि भारत द्वारा एक बात रखी गई थी कि 2023 को सेलिब्रेट किया जाए एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्यों कि पहली बात मिलेट्स की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, इस तरीके से जो आपकी लैंड्स रहती हैं जहां पर आपकी बाकी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाती क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहते, तो वहां पर आपके मिलेट्स ग्रो कर जाते हैं। और साथ के साथ जो एक माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है इंडिया में, तो उसे भी टैकल करने में मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन मिलेट प्रोडक्ट्स को उनकी ब्रांडिंग अच्छे से की जा सके, इनकी प्रमोशन अच्छे से की जा सके और कंजम्पशन अच्छे से की जा सके, तो इस पर भी सरकार आपका यहां पर काम लेगी। फिर उसके अलावा कि डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज भी अब यहां पर डिलीवर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स को, ताकि उन्हें पता तो लगे कि बाकी देशों में किस तरीके की टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां पर यूज की जा रही है। तो इसमें भी आपका पीपीपी मोड के थ्रू आपका ये किया जाएगा। फिर आपके किसान ड्रोन्स की बात की गई है कि अब ड्रोन्स को और ज्यादा यूज किया जाए एग्रीकल्चर में, किस तरीके से कि क्रॉप असेसमेंट में आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी डिजिटाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपके ड्रोन्स वहां पर किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को इजीली मैप कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके अलावा कि स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, आप वहां पर अपने ड्रोन में ही एक स्प्रेयर वहां पर फिट कर दीजिए जिसके चलते आप बहुत इजीली पूरे अपने पीस ऑफ लैंड में इंसेक्टिसाइड या जो भी आपके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा। फिर उसके अलावा यहां पर क्या बात की गई है कि लॉन्चिंग फंड विद द ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, की कितने भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो कि रिसेंटली प्रमोट भी हो रही है, जिस पर आईसीआर भी काफी हद तक काम कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई नया इनिशिएटिव, आए दिन कोई ना कोई नया वहां पर कॉम्पिटिशन लॉन्च किया जाता है कि आइए अपने स्टार्टअप्स के आइडिया यहां पर हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपके स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हर एक पॉसिबल कोशिश करेंगे। तो आईसीआर द्वारा इस तरीके के भी इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जाते हैं। फिर आपको बेसिक से कुछ डेटा दिए गए थे किस तरीके से राइस कल्टीवेशन और व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो आपकी बढ़ती जा रही है। फिर आपकी रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन यहां पर की गई है इन द मिलियन टन्स। ठीक है जी, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर दिए गए हैं। फिर आगे बात करें कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है जो कि बेनिफिट करेगा 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड को। ठीक है जी, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा आप 6 लाख पीपल को, और हमारी
130 मेगावाट की पावर को भी यहाँ पर जनरेट करने में सक्षम रहेगा, जिसमें आपकी हाइड्रो पावर यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका केन बेतवा यहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो इसी के चलते जो यहाँ पर देखा गया है कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उससे काफी फायदा मिलेगा, जिसमें रिवर लिंकिंग की बात की गई है कि 2 रिवर्स आपकी अगर फ्लो कर रही हैं तो उनको आपस में लिंक किया जा सके, ताकि जहां पर आपका एक्सेस वाटर है वो आपका ड्राइव करके जहां पर आपका जो रिवर जिसमें वाटर बहुत कम है या उसके आसपास की इरिगेशन फैसिलिटीज उस तरीके की अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर इन दोनों रिवर्स को लिंक किया जा सके। तो ऐसे 5 और प्रोजेक्ट्स की बात की गई है कि वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, कि बेसिकली उस पर काम किया जा रहा है, डीपीआर उस पर तैयार की जा रही है, बस उस पर वेट क्या किया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं, जो कंसर्न स्टेट्स हैं जिनके बीच में इस तरीके की रिवर लिंकिंग की जाएगी, अब उनकी भी सहमति होनी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार अगर हम बात कर लें कौन कौन से आपके ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं, कि पहला आपका प्रोजेक्ट है दमनगंगा और पिंजाल का, फिर आपका परतापी नर्मदा का है, फिर आपका गोदावरी कृष्णा का है, फिर कृष्णा पेन्नार का है और पेन्नार कावेरी का है। तो ये आपके 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो आप जरूर एक बार जाके देखिए कि कौन कौन से 5 प्रोजेक्ट्स हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर बात की गई है रेजिलिएंट ग्रोथ देखी गई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है जी, कि परसेंटेज ग्रोथ तो यहाँ पर अगर हम डिराइव करें कि पहले 2016-17 में 6.8% थी, फिर 6.6% यहाँ पर थोड़ी कम होगी, फिर उसके बाद 2.6% आपकी आ गई। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जो लोग आपके एकदम से शिफ्ट कर रहे थे टूवर्ड्स द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्यों उनको लग रहा था कि हम उस तरीके से तो यहाँ पर कमा नहीं पा रहे हैं, क्यों ना बाकी सेक्टर्स में जाया जा सके, माइग्रेशन हुई उसकी वजह से रूरल टू अर्बन। अब उसके बाद जब आपका 19-20 का डेटा देखें तो थोड़ी बहुत ग्रोथ आपकी यहाँ पर विटनेस की गई। फिर उसके बाद जो कि एक बहुत ही प्राइम ईयर था, पेंडेमिक ईयर था 2020-21 का, कि उस दौरान भी जब बाकी सेक्टर्स वहां पर सबसे ज्यादा हीट बियर कर रहे थे, सबसे ज्यादा हिट बियर कर रहे थे, कि उस दौरान भी यहाँ पर आपकी 3.6% की ग्रोथ देखी गई थी, एंड फर्दर 21-22 में 3.9% की ग्रोथ देखी गई थी। कि बेसिकली अब जब पेंडेमिक हिट हुआ, डिसरप्शंस आई, कि आपके इस तरीके की फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो है, उनका वहां पर जो प्रोडक्शन थी उनकी बंद हो गई, तो जितने भी आपके इस तरीके के डेली वेज वर्कर्स थे उनको शिफ्ट करना पड़ा वापस गाँव गए। तो वापस जब गाँव गए तो क्या लगा कि अब तो और कुछ है नहीं, खेती करते हैं, खेती की अच्छे रिजल्ट्स वहां पर देख रहे हैं, तो अब उसके बाद और यहाँ पर ग्रोथ विटनेस की जा रही है। तो अब ये जो ग्रोथ है हमें इसे सस्टेनेबल रखना है और ऊपर तक लेके जाना है, और किस तरीके से लिए जाएंगे, जो जितने भी इनिशिएटिव्स अभी हमने बात की जिनके चलते यहाँ पर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिक सा डेटा है, बेसिक से इनिशिएटिव्स हैं जो कि बजट में मेंशन किए गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर, एजुकेशन, कि किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर पर यहां पर आपका काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे मेन बात रखी गई है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, की सभी को क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है। अब सिंस 2 साल से आपका पेंडेमिक चल रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपके स्कूल्स वहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं, फिर क्लोज किए जा रहे हैं, फिर दोबारा ओपन किए जा रहे हैं। तो जो फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाती है, जो कि इस टाइम के जो बच्चे हैं इन पर्टिकुलर 2 सालों की, कि वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, कि एक तरीके से ऑनलाइन ही सब चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, बट वो जो एक फॉर्मल एजुकेशन का माहौल होता है क्लासरूम में जाके पढ़ना है, तो वो चीज यहां पर बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो अब किस तरीके से, अब ये तो बहुत ही एक हम कह सकते हैं अनसर्टेन फैक्टर है पेंडेमिक का, उस पर तो कोई काम नहीं किया जा सकता कि हम इसे बिल्कुल ही रोक दें। हालांकि मेजर्स लिए जा रहे हैं इसके इंपैक्ट को कम से कम करने के लिए, बट इन द मेन टाइम एजुकेशन वहां पर सफर ना हो, तो वहां पर आपकी क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। किस तरीके से कुछ स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं। पहली बात, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, कि बेसिकली जो आपका 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो कि शुरू किया गया था पेंडेमिक के बाद ही शुरू किया गया, जब देखा गया कि इस तरीके की जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हम कैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं जो कि बेसिकली आपके वल्नरेबल ग्रुप्स तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही, कि जो कि डेली बेसिस पर आपके गवर्नमेंट स्कूल में वहां पर जाते थे। अब गवर्नमेंट स्कूल में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा अवेलेबल नहीं था कि टीचर्स आपके उतने ज्यादा ऑनलाइन मीडियम एकदम से इनकलकेट हो जाएं। तो बेसिकली यहां पर 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो कि पीएम ई विद्या एक इनिशिएटिव था जिसके अंडर एक चीज शुरू की गई थी। तो बेसिकली ऑलरेडी आपके 12 यहां पर चैनल से हर एक क्लास के लिए 1 to 12 आपका कवर करता था। तो अब इस 12 चैनल्स को 200 चैनल्स में कन्वर्ट करने की बात की गई है। कि पहली बात, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड चैनल्स करने की बात की गई है कि अलग अलग स्ट्रीम्स के जो आपके +1 +2 में रहता है उसे भी कवर करेगा, साथ के साथ मल्टी लैंग्वेजेस में यहां पर रहेगा। तो जनरली अगर हम देखें 4 घंटे का आपका कंटेंट इसमें अपलोड किया जाता है, कि बार बार यहां पर प्ले किया जाता है, ताकि बच्चा जो भी स्टूडेंट है अपने सहूलियत के हिसाब से वहां पर उस टाइम में अपना कंटेंट वहां पर देख सके। ठीक है जी, तो बेसिकली जो स्वयं प्रभा आपका एक ग्रुप है 34 चैनल्स का, तो वो भी आपके इसी के अंडर यहां पर आता है। फिर वहीं वर्चुअल लैब्स की सेटअप की बात यहां पर की गई है कि वर्चुअल लैब्स यहां पर आपकी स्थापित की जाएंगी। फिर
स्किलिंग ई लैब्स की यहाँ पर बात की गई है, ताकि आपके जो हम कह सकते हैं यूथ है, जो अभी आपका जॉब्स ढूंढने वाला यूथ है, कि उन्हें भी इस तरीके की थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल उनकी प्रमोट की जा सके, साथ के साथ लर्निंग एनवायरनमेंट भी वहाँ पर सिमुलेट किया जा सके। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात रखी गई है डिजिटल यूनिवर्सिटी की। अब क्या है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी, किस तरीके से काम करेगी, कि ये बेसिकली आपका हब एंड स्पोक मॉडल, हब स्पोक मॉडल आपका रहता है, उस पर एक काम करेगी कि एक हब रहेगा, और ये जो स्पोक है ये बेसिकली इस हब को यहां पर हम कह सकते हैं इस तरीके के डेटा या फिर जो आपके नेटवर्क के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो प्रोवाइड करेगा। हब स्पोक मॉडल में क्या रहेगा कि जो आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी रहेगी वो आपका हब रहेगा, कि वहां पर इंफॉर्मेशन आएगी और फर्दर वो इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर डिसिपेट की जाएगी। अब बेसिकली ये एस्टैब्लिश की जाएगी विद द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन, कि इसमें हमारे जितने भी प्रीमियर हम कह सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर कोलैबोरेट करेंगी, एक नेटवर्क यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करेंगी, स्पोक मॉडल को यूज करते हुए एज अ स्पोक यहाँ पर काम करने की कोशिश करेगी, ताकि आपके इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, और आपका हाई क्वालिटी ई कंटेंट भी यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा डिजिटल टीचर्स के थ्रू। तो ये बेसिक से इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड। फिर वहीं बात करें स्किल डेवलपमेंट के बारे में, कि स्किल सेट सुधारने पर क्या किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा, कि यहाँ पर सबसे पहले बात रखी गई है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, कि देश स्टैक ई पोर्टल। अब ये लॉन्च करने की बात की गई है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ये प्रमोट करने की बात की गई है, कि बेसिकली एक तो स्किल इंप्रूव करने में बात करेगा, ठीक है जी, फिर जो आपकी ऑलरेडी स्किल है उसे अपस्किल करने में हेल्प करेगा, कि अगर आप मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आप एडवांस कोर्स उसका कोई करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करेगा। फिर अगर आपको लगता है कि जी नहीं आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है बट आप उसे और थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं उस चीज़ को, तो रीस्किल में भी ये काम करेगा। तो स्किल, अपस्किल और रीस्किल तीन आपके पैरामीटर्स हैं जिस पर आपका ये देश स्टैक ई पोर्टल यहाँ पर काम करेगा। अब जब ये आपका स्थापित किया जाएगा तो बेसिकली जब आपका लॉन्च किया जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स होंगी इससे रिलेटेड। फिर आपके स्टार्टअप्स के बारे में क्या कहा गया है कि स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाएगा कि वो फैसिलिटेट करें ड्रोन शक्ति को, कि बेसिकली जो इंडिया में अगर हम देखें ड्रोन रूल्स आपके लागू किए गए थे लास्ट ईयर, ठीक है जी, कि उससे पहले आपके हम कह सकते हैं जो ड्रोन रूल्स निकाले गए थे अराउंड 3 से 4 महीने पहले, फरवरी के महीने में। अब वो जो रूल्स आपके निकाले गए थे वो आपके बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स थे, ठीक है जी, उसमें काफ़ी हद तक एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थी। बट फिर आपके ड्रोन रूल्स 2021 के जब लागू किए गए थे, आई थिंक अराउंड अगस्त के महीने में लागू किए गए थे, उसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से आपके रूल्स वहाँ पर वो तैयार किए गए थे। अब बेसिकली जब इतना इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया जा रहा है कि वहाँ पर थोड़ी डी रेगुलेशन कर दी गई है ताकि और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, अपना स्किल सेट यहां पर डेवलप कर सकें, तो स्टार्टअप्स को भी अब प्रमोट किया जाएगा कि वो ड्रोन शक्ति को यूज करें, ड्रोन एज अ सर्विस की, ड्रोन को अपनी सर्विस डिलीवरी मॉडल में इनकलकेट किया जा सके, ताकि बेसिकली जो आपकी ड्रोन्स की हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस हैं वो और ज्यादा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ाई जा सके, ठीक है जी। तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड आपके क्या किए जाएंगे, जो ITIs हैं, ठीक है जी, कुछ डेजिग्नेटेड ITIs वहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे हर एक स्टेट में, जिनसे रिलेटेड आपको कंटेंट वहां पर क्रिएट किया जाएगा, कोर्स वहां पर क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो आपके इस तरीके के हमारे यूथ हैं उन्हें ड्रोन एप्लीकेशंस में स्किल सेट वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। तो ये बेसिक सी बात थी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हेल्थ सेक्टर में। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंस क्यों कि 2 साल हो गए पेंडेमिक को, अब हेल्थ सेक्टर हमारा जो हमने देखा सेकंड वेव के दौरान बहुत थोड़ा वहाँ पर क्रम्बल कर गया था, उस तरीके से जो डिमांड्स थी जनता की उसे वहाँ पर मीट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर अब हेल्थ सेक्टर में क्या नई चीज़ें लागू करने की बात की गई है, कि पहली बात यहाँ पर रखी गई है कि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम आपका रोल आउट किया जाएगा, ठीक है जी, कि पूरे जितना भी हमारा हम कह सकते हैं जो हेल्थ इकोसिस्टम उसको डिजिटाइज करके एक नेशनल लेवल पर वहां पर तैयार किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहां पर लागू करने की बात की गई है कि लॉन्च किया जाएगा आपकी क्वालिटी काउंसलिंग के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और बेसिकली अप्रोच क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है, जो कि आपकी जो वर्ल्ड रिस्क असेसमेंट वहां पर की गई थी उसमें भी एक पैरामीटर था जिसके चलते बताया गया था कि आफ्टर कोविड-19 जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, कि वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि लोग उसके अडेप्टिव नहीं थे, ठीक है जी। अब वहां पर अडेप्टिव नहीं थे तो उनकी जो डेली रूटीन थी उससे बिल्कुल शिफ्ट हो गए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस उनका बढ़ गया। तो एक मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है
उसके लिए आपका ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर लागू किया गया है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब इसमें क्या किया जाएगा कि 23 इस तरीके के टेली मेंटल हेल्थ आपके सेंटर्स वहां पर रखे जाएंगे, जिसमें आपका जो निमहंस है, ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, निमहंस जो है, तो ये आपका एक नोडल सेंटर के तरीके से यहां पर काम करेगा। और जो हमारा IIIT बैंगलोर है कि वो यहां पर बेसिकली आपका टेक सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए आपका प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो बेसिक सी आपकी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर यहां पर तैयार करने की बात की गई है कि जो मिशन शक्ति हो गया, मिशन वात्सल्य हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी हो गया, पोषण 2 हो गया, कि इन्हें भी आपका इंटीग्रेटेड तरीके से यहां पर लॉन्च करने की आपकी बेसिक सी ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है। तो बेसिकली जो आपका ये जो सक्षम आंगनवाड़ी है कि क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी जो हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज्यादा बेटर किया जा सके, ऑडियो विजुअल एड्स वहां पर प्रोवाइड की जा सके, क्लीन एनर्जी पर वो काम करता हो वहां पर, कि जो बेसिकली जो एनर्जी उन्हें उस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी को रन करने के लिए चाहिए वो क्लीन एनर्जी से वहां पर ड्राइव होती हो। साथ के साथ एक इंप्रूव्ड एनवायरमेंट वहां पर आपका लागू किया जा सके, एक तैयार किया जा सके फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है बेसिकली सक्षम आंगनवाड़ी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके चलते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी हैं तो उसमें से 2 लाख आंगनवाड़ी आपके सिलेक्ट किए जाएंगे और वो सक्षम आंगनवाड़ी में वहां पर बेसिकली कन्वर्ट किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे। और उसके अलावा ये जितने भी बाकी स्कीम्स या हम कह सकते हैं जितने बाकी इनिशिएटिव्स हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स आपके प्रोवाइड किए जा सके विमेन और चिल्ड्रन को, ठीक है जी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। अब उसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर आउटले रखा गया है कि कितना आपके पैसे यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इन करोड़, आपको वो बता दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी या फिर पोषण 2.0 में कितना किया जाएगा, PM पोषण में कितना किया जाएगा, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, इन सभी पर कितने पैसे यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो वैसे ही ये जो आपके टॉपिक्स हैं आप एक बार जरूर अच्छे से जाके देखिए, रिवाइज कीजिए, इनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन्हें कंपाइल कीजिए, और जो नए करंट अफेयर्स आते रहते हैं किसी भी इस तरीके की स्कीम से रिलेटेड उन्हें भी वहां पर मेंशन करते रहिए, क्योंकि इनके ज्यादा चांसेस हैं कि बजट में आ चुके हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांस रहता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बात हो रही है ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस के बारे में कि सभी का विकास यहां पर करने की जरूरत है। अब सभी का विकास करना है तो हर एक घर में नल के थ्रू जल भी प्रोवाइड करना है। तो यहां पर आपके 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स कवर करने की बात की गई है। फिर पीएम आवास योजना के चलते आपका बताया गया है कि आपके 20 लाख हाउसेज यहां पर कंप्लीट किए जाएंगे 2022-2023 में। फिर पीएम डिवाइन के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम डिवाइन बेसिकली आपका क्या है यहां पर कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये है आपका पीएम डिवाइन कि बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कुछ ऐसे रीजन्स हैं पर्टिकुलरली जहां पर ज़रूरत है सोशल डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, तो वहां पर उन पर्टिकुलर रीजन्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए पीएम डिवाइन यहां पर लागू किया गया है, जिसके चलते 500 करोड़ का यहां पर टारगेट एक बजट रखा गया है जो कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज को वहां पर फंड करेगा जो कि यूथ और विमेन से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है जी। तो ये पीएम डिवाइन आपका यहाँ। फिर आपके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए हैं कि जो आपके लैगिंग ब्लॉक्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के उनके डेवलपमेंट यहाँ पर की जा सके। फिर बात रखी गई है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की कि क्या है आपके इस तरीके के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कि जितने भी हमारे विलेजेस हैं जो कि हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं, जो कि बेसिकली अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें कुछ 1-2 साल की न्यूज़ को वहां पर फॉलो करने की कोशिश करें कि चाइना के साथ वहां पर कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब चाइना क्या कर रहा है, उन रीजन्स में आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। तो यहां पर भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के चलते टारगेटेड डेवलपमेंट वहां पर की जाएगी उन विलेजेस की जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं, जो कि जितने भी डेवलपमेंट गेन्स होते हैं, जितनी भी स्कीम्स आपकी लागू की जाती हैं कि उससे बहुत दूर हैं, कि ताकि वहां पर भी हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो भी अगर कल को ऐसी प्रकार की कोई कन्फ्रंटेशन हो तो वहां पर हम अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है जी। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस की 100% ऑफ द पोस्ट ऑफिस आपके कोर बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करने की बात की गई है। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में यहां पर बात की गई है कि इसके चलते जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं कि वो आपके 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वहां पर स्थापित करेंगे 75 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है जी। तो ये बेसिक से आपके ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद एमएसएमई सेक्टर के लिए यहां पर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है,
तो पहली बात कि एक्सटेंडिंग ECLGS विद द फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस, कि बेसिकली जो हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है कि उसे एक्सटेंड किया जा सके, कि ऑलरेडी ही कोविड-19 के टाइम ही जब पेंडेमिक लगा था, लॉकडाउन लगा था, कि उस दौरान ही ऑलरेडी ही काफी हद तक क्रेडिट प्रोवाइड कर चुकी है आपकी 130 लाख से भी ज्यादा MSMEs को। तो ये जो बेनिफिट है कि जो आपके हॉस्पिटैलिटी या फिर जो रिलेटेड एंटरप्राइजेस हैं, जो कि आपकी बेसिकली ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एक हम कह सकते हैं एंटरप्राइजेस है कि वहां पर ह्यूमन कॉन्टैक्ट डेफिनेटली आपका होता है, ट्रैवल आपका जैसे इस तरीके का एंटरप्राइज हो गया। अब ये जो बेसिक सेक्टर्स हैं सर्विसेज सेक्टर के, कि ये अभी तक जो प्री कोविड लेवल्स हैं उन्हें पार नहीं कर पाए हैं, तो इन्हें और थोड़ा बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए, इन्हें और थोड़ा एक तरीके से पंप वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपकी ECLGS जो स्कीम है ये एक्सटेंड की गई है इन दो सेक्टर्स के लिए भी। ठीक है जी, कि हॉस्पिटलिटी और जितने भी रिलेटेड एंटरप्राइजेस रहेंगे कि मार्च 2023 तक आपकी ये एक्सटेंड की गई है। फिर बात की गई है यहां पर रिवैम्पिंग CGT MSC की, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की, इसे भी यहां पर आपका रिवैम्प करने की बात की जा रही है। अब उसके अलावा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस की रैंप प्रोग्राम भी आपका यहां पर रोल आउट करने की बात की जा रही है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे इस तरीके के जितने भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस रहते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे एक्सेलरेट किया जा सके, उन्हें और ज्यादा रेज किया जा सके, ताकि जो उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स है, जो डिजायर्ड आउटकम्स रहते हैं उनमें फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये जब प्रोग्राम रोल आउट किया जाएगा तो बेसिकली इससे रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। फिर यहां पर एक बात रखी गई है कि जो वेरियस पोर्टल्स हैं, ठीक है जी, जो MSME सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, कि उनकी यहां पर इंटरलिंकिंग की जाए, जिनमें से कौन कौन से हैं। एक आपका आता है उद्यम पोर्टल, आई होप यहां पर स्पेलिंग सही हो, उद्यम या उद्यम पोर्टल है। क्या है ये? एक सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल यहां पर तैयार किया गया था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि अपने एंटरप्राइजेस की वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकें। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका सामने आता है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा यहां सामने आता है कि 50 लाख से भी ज्यादा आपके MSMEs ने रजिस्टर किया था विद इन 15 मंथ्स। तो लास्ट ईयर अराउंड आई थिंक अक्टूबर नवंबर का ही ये डेटा है। ठीक है जी, अब उसके अलावा क्या है इसमें खास बात की है, जीरो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कि कोई पैसा यहां पर चार्ज नहीं किया जाता, एकदम निःशुल्क आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी जो भी ऐसी एंटरप्राइज रहेगी उसकी रजिस्ट्रेशन यहां पर की जाएगी। फिर बात आती है ई-श्रम पोर्टल के बारे में। ई-श्रम पोर्टल क्या है? एक नेशनल डेटाबेस है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अब बेसिकली जितने भी सभी के पास अब आधार कार्ड प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी के पास आधार कार्ड हो, अभी भी उस पर काम किया जा रहा है, अलग नोडल पॉइंट्स आपके सेटअप किए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बट अब हम कह सकते हैं काफी हद तक लोगों के पास है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड आपका इस तरीके का वर्कर्स का जो सेक्टर है उनके पास भी आधार कार्ड है। तो बेसिकली उस आधार कार्ड की ही मदद से एक नेशनल डेटाबेस आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। फिर बात आती है NCS के बारे में, नेशनल करियर सर्विस, की बेसिकली जितनी भी आपकी करियर रिलेटेड सर्विसेज रहती हैं तो उनके एक होस्ट यहाँ पर आपकी सर्विसेज का प्रोवाइड करता है, कि आपके जितने भी, अगर आपको लगता है कि आपको किसी जॉब की जरूरत है, आप जाके NCS के प्लेटफॉर्म पर चेक कीजिए, कुछ ना कुछ जॉब्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगी, और साथ के साथ आपको थोड़ा बहुत और डेटा प्रोवाइड करेंगे, आपको बता सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स अभी मार्केट में चल रही हैं। फिर उसके अलावा आपके यहाँ पर असीम पोर्टल है। ठीक है जी, असीम पोर्टल क्या करता है कि एक आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग है, कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया है असीम पोर्टल में, कि जिसके चलते कि जो डिमांड रहेगी मार्केट में, किस तरीके के स्किल्ड एम्प्लॉयज की वहां पर डिमांड है, तो बेसिकली उस डिमांड को हमारी सप्लाई से मीट करने की कोशिश की जाती है, कि जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है उनकी जो सप्लाई है उन्हें आपस में मैच करने की कोशिश करती है, कि हाँ जी, उन्हें बता सकती है कि इस तरीके की डिमांड मार्केट में भी चल रही है, आप इस सेक्टर में डेफिनेटली वहां पर ट्राई कर सकते हैं, या फिर बेसिकली जो वहां पर एम्प्लॉयर रहेगा और जो एम्प्लॉय रहेगा तो उनका एक कनेक्शन यहां पर प्रोवाइड करने की बात की जाती है असीम पोर्टल में। तो ये जो बेसिक से आपके पोर्टल्स हैं इनकी इंटरलिंकिंग करने की बात की जा रही है, ताकि जो हमारा MSME सेक्टर है उसे और अच्छे से यहां पर बूस्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी बातें रखी गई थी MSME सेक्टर से रिलेटेड हमारे बजट में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब किस तरीके से यहां पर कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ईज ऑफ लिविंग। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि ट्रू बेस्ड गवर्न, बेसिकली आपकी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस वहां पर रहे, कि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे वहां पर। फिर उसके अलावा आपके जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल सिस्टम्स हैं उनकी इंटीग्रेशन की जा सके IT ब्रिजेस के थ्रू, ताकि जितनी भी आपके ऐसे क्लियरेंसेज रहती हैं उसमें वो फैसिलिटेट करें। फिर आपके जो परिवेश पोर्टल है उसका जो स्कोप है उसे वहां पर एक्सटेंड किया जा सके। क्या है परिवेश पोर्टल की? बेसिकली एक ऑनलाइन सबमिशन और मॉनिटरिंग पोर्टल है, कि जिसके चलते जितने भी प्रपोजल्स रहते हैं जो कि सबमिट किए जाते हैं, किस चीज के लिए? फॉर सीकिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट,
या फिर जो आपके इस तरीके के कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, इनकी जो क्लियरेंसेस के लिए प्रपोजल रखे जाते हैं तो वो आपके परिवेश पोर्टल में अब रेगुलेट किए जाते हैं कि वहां पर आपके जितने भी स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, कि वहां पर उससे रिलेटेड जितने भी प्रपोजल रखे होंगे यहाँ पर रखे जाएंगे। जितनी भी आपकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज रहेंगी वो उन प्रपोजल्स को वहां पर देखेंगी, फिर डिसाइड करेंगी इसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ताकि उस तरीके का क्लियरेंस वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। तो कह रहे हैं अब इसका स्कोप और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत है, ठीक है जी, कि अब इसका स्कोप और ज्यादा एक्सटेंड यहां पर किया जाएगा। फिर बात हो रही है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कि लैंड रिकॉर्ड जो कि एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, कि अभी तक हमारे पास जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं अभी तक अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। कभी भी आपको जाना हो, अपने गांव जाना हो, वहां जाके देखें, आप पूछें कि हाँ जी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, तो बहुत समय लग जाता है उन लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। तो बेसिकली IT इंडस्ट्री को यूज करते हुए यहाँ पर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करते हुए कि हर एक लैंड का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहे, तो वहां पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स रहे, तो उसके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लेने की बात की गई है। फिर बात की गई है कि सीपेस, एस्टैब्लिशिंग सीपेस, ताकि आपके जो वॉलंटरी वाइंडनिंग है ऑफ द कंपनीज उसे ये फैसिलिटेट कर सके। तो क्या है बेसिक सी बात करें सीपेस के बारे में, कि यहां पर क्या रहेगा कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंकरप्ट हो चुकी हैं, वाइंड अप करना चाहती हैं, तो पहले क्या था 2 साल का वहां पर पीरियड रहता था, जिसके चलते आपकी वहां पर ये पूरी प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होती थी। अब उस प्रोसेस को 6 महीने में कंप्लीट करने की बात की जा रही है सीपेस के थ्रू। अब देखते हैं किस तरीके से आपको एस्टैब्लिश किया जाता है, उससे रिलेटेड जब डिटेल्स आएंगी तो हमारे पास और अच्छा यहाँ पर डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम कि यहाँ पर तैयार किया जाए, और जो आपके श्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनकी यूटिलाइज की जा सके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। फिर आपका यहाँ पर AVCG प्रमोशनल टास्क फोर्स के बारे में बात की गई है। अब AVCG यहाँ पर क्या है, एविएशन, ठीक है जी, विजुअल इफेक्ट्स, फिर आता है आपका गेमिंग और आपका कॉस्मिक सेक्टर्स, कॉमिक सेक्टर्स, कि बेसिकली ये जो 3 सेक्टर्स हैं, एविएशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स, कि इनका प्रमोशन यहां पर किया जा सके। क्योंकि ये देखा गया, ये नोटिस किया गया कि ये जो सेक्टर्स हैं ये काफी बूम पर चल रहे हैं, काफी ज्यादा इनकी डिमांड क्रिएट हो रही है। अब ये जो हमारा यूथ है, भारत का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर वो एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपका प्रमोशन टास्क फोर्स, AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स की बात की गई है, जो कि क्या करेगा कि बेसिकली एक डोमेस्टिक कैपेसिटी यहां पर बिल्ड करने की कोशिश करेगा, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, AVCG से रिलेटेड, उसे तो मीट किया ही जा सके, साथ के साथ जो ग्लोबल मार्केट में इसकी हम कह सकते हैं डिमांड है, उसे भी हम यहां पर पूरी कर सकें। तो एक नया यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात की गई है। फिर उसके अलावा कि 5G को सपोर्ट करना है PLI स्कीम के तहत, जो कि आपको पता है काफी ऐसी स्कीम, जो कि काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि PLI स्कीम के अंदर यहां पर आपके लिए गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि 5G को भी यहां पर सपोर्ट करना जरूरी है। फिर उसके अलावा यहां पर बात की गई है कि डिफेंस R&D पर काम किया जाएगा, इंडस्ट्री को यहां पर इनवाइट किया जाएगा, स्टार्टअप्स को यहां पर आपके इनवाइट किया जाएगा, और एकेडमिया सेक्टर को भी यहां पर इनवाइट किया जाएगा, ताकि वो अपने डिफेंस R&D पर काम कर सकें। कि जो हमारी निर्भरता है बेसिकली इंपोर्ट्स के ऊपर, कि हम बाहर से इस तरीके के डिफेंस जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उन्हें प्रोक्योर करेंगे, कि उसे कम से कम किया जा सके, आत्मनिर्भर हम बन सकें डिफेंस सेक्टर में, कि घर की ही यहाँ पर खेती रहे, ताकि घर की ही यहाँ पर हम कह सकें कि इस तरीके की आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डेवलप की जा सके, ताकि जो हमारा इतना पैसा जो हम बाहर भेजते हैं उसे हम घर पर ही अपने देश में ही यूज कर सकें। तो बेसिक सी बात यहाँ पर आपकी डिफेंस से रिलेटेड भी ये रखी गई थी। और इसी आत्मनिर्भर भारत को जो डिफेंस सेक्टर में और बूस्ट देने के लिए क्या बात रखी गई थी कि बेसिकली जो आपका यहाँ पर कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट रखा जाता है डिफेंस सेक्टर के लिए ही, कि उसमें से 68% जो रहेगा वो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही वहाँ पर यूज किया जाएगा, उसी के लिए उसे वहाँ पर मार्क कर दिया गया है। पहले आपका ये 58% था लास्ट बजट में, अब वो आपका 68% किया गया है। ठीक है जी। अब बात करें ईज ऑफ लिविंग के बारे में, किस तरीके से हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर इंप्रूव हो सकते हैं। कि पहली बात यहाँ पर बात की गई है कि इशुएंस ऑफ चिप एम्बेडेड पासपोर्ट्स, कि पासपोर्ट्स आपके इस तरीके के इशू की जा सकें जो कि आपके चिप एम्बेडेड रहें। फिर उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की जा सके बिल्डिंग बाय लॉज में, कि जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स वहां पर आपकी लागू की जाती हैं उसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट यहां पर की जा सके। फिर उसके अलावा एस्टैब्लिश किया जाके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग, कि आपके इस तरीके के जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस उन्हें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर बनाया जा सके, और उसी के लिए ही यहाँ पर कहा गया कि 250 करोड़ पर इंस्टीट्यूट वहां पर दिया जाएगा ताकि वो अपने इस तरीके की डेवलपमेंट वहां पर कर सके ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। फिर बात की गई प्रोवाइडिंग अ
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अब ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं या आप अगर जनरली यूट्यूब पर भी एड्स देखते हैं तो एक आपकी हम कह सकते हैं स्कूटर इंडस्ट्री है, एक स्कूटर मार्केट है जो कि इस पर्टिकुलर चीज पर काम कर रही है। क्या काम कर रही है कि बैटरी स्वैपिंग पर काम करती है कि आपको चार्ज करने की बार बार जरूरत नहीं है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, आप वहां पर बैटरी स्वैप कीजिए। इन्फिनिटी स्कूटर की एक कंपनी है जो कि इस पर काम भी कर रही है। तो बेसिकली अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि रेदर देन चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना जिसमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लगेगा कि आपको वहाँ पर कनेक्टिविटी लाइन वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर क्यों ना बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स आपके इस तरीके के स्थापित किए जा सकें ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी डिमांड भी मार्केट में और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया। आप देखते हैं किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर बात रखी गई है कि पीएलआई स्कीम्स के चलते आपका क्या एलोकेशन की जाएगी आने वाले साल में। तो ये बेसिक्स आपको बताया गया है कि आपका जो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितना आपका करोड़ में किया जाएगा। फिर लार्ज स्केल जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो ये बेसिक्स आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है। फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि पहली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करने की यहाँ पर बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ाना है कि जो आपके कैपिटल एसेट्स इस तरीके के रहते हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर रहते हैं उन पर पैसा और ज़्यादा खर्च करना है। तो यहाँ पर आप ग्राफ के तरीके से भी देख सकते हैं कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स रहते हैं उसे अचीव करने की जो बात की जाती है तो उसके लिए जो खर्चा किया जाता है तो उसके लिए खर्चा कम किया जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज़्यादा काम किया जाएगा, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा काम किया जाएगा, वो ज़्यादा आपके पैसे वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइज करने की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा डिजिटल रुपी की इंट्रोडक्शन करने की बात की गई है जो कि आरबीआई द्वारा की जाएगी कि बेसिकली जो आपके ब्लॉकचेन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो काम करेगा। उसके अलावा अगर हम देखें मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या लिखा गया है कि पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देना है डेटा सेंटर्स को और जो आपके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। डेटा सेंटर्स क्योंकि हम जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके के डेटा सेंटर्स रहते हैं काफी वायबल इंफॉर्मेशन वहां पर होल्ड करते हैं। फिर बात की गई है कि जो वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे और ज्यादा एड करना है। क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया कि लास्ट ईयर आपके बेसिकली इस टूल की वजह से ही 5.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे, तो उसे उस नंबर को और बढ़ाने के लिए आपके यहां पर मेजर्स लेने हैं ताकि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। फिर ब्लेंडेड फाइनेंस आपका लेके आना है सनराइज सेक्टर्स के लिए। तो कौन से हैं ये सनराइज सेक्टर्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है जी, उसके बाद आपका जियोस्पेशियल सिस्टम्स हो गए, ठीक है जी, आपके नए नए उभरते हुए सितारे हैं, उभरते हुए सेक्टर्स हैं जिन पर हम बहुत अच्छे से मार्केट यहां पर टैप कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, स्पेस इकोनॉमी पर काम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर काम कर सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि शॉर्टेज चल रही थी काफी हद तक इस तरीके की चिप्स की भी। तो इन सब जो आपके सनराइज सेक्टर्स हैं इन पर भी ब्लेंडेड फाइनेंस वहां पर लगाया जा सके। फिर आपके ग्रीन बॉन्ड्स को कि ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा टारगेट है यहां पर उसे अचीव करने के लिए आपके ग्रीन बॉन्ड्स को वहां पर यूज किया जा सके, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहां पर बात रखी गई है कि प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू द स्टेट्स कि बेसिकली जो आपकी स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो 10,000 करोड़ की वहां पर लागत रखी गई थी जिसे अब 15,000 करोड़ वहां पर कर दिया जा चुका है, ठीक है जी। और साथ के साथ यहां पर जो आपकी 2022-2023 के लिए स्टेट्स के लिए क्या कहा गया कि उन्हें अलाउड है कि वो फिस्कल डेफिसिट रख सकते हैं 4% का ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें से 0.5% आपका टाइड रहेगा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए ही। उसके अलावा यहां पर क्या बात रखी गई है कि बेसिकली आपके 1 लाख करोड़ वहां पर सेंटर द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे कि स्टेट्स को असिस्ट किया जा सके ताकि जो उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसे थोड़ा कैटलाइज किया जा सके। अब इसमें क्या बात है कि 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं ये जो 1 लाख करोड़ की हमने बात की यहां पर, तो बेसिकली ये जो अमाउंट है आपका ये इंटरेस्ट फ्री लोन है कि किसी प्रकार का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज नहीं किया जाएगा, ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा। बट अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है सामने, काफी हद तक आपने देखा ही होगा कि बजट जब से आपका लॉन्च हुआ है कुछ ना कुछ आपके ऐसे एडिटोरियल्स वहां पर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो आपके ग्रांट्स में भी दी जा सकता था, सेंटर द्वारा ग्रांट में देना था कि लोन क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा स्टेट्स को और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता था। तो बेसिकली अब देखते हैं किस तरीके से इस चीज पर रिएक्ट करती है बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी, बट ये चीजें आपकी बजट में मेंशन की गई हैं। साथ के साथ
स्टेट्स में एक और आपकी बात रखी गई है कि जो आपके स्टेट्स हैं उन्हें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाया जा सके, ताकि और ज़्यादा आपके वहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर स्थापित किए जा सकें, स्टेट भी कुछ अपने इनिशिएटिव्स वहाँ पर ले सके, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक टारगेट है कि हमें इन्वेस्टमेंट सेक्टर में और ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ना है, तो वो यहाँ पर अचीव किया जा सके। ठीक है जी। फिर वही आपको मेजर डेफिसिट एंड डेट इंडिकेटर जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि जो हमारी डेट टू जीडीपी अगर हम देखें जो कि ग्रीन कलर से आपका मार्क्ड है कि 2021-22 के लिए जो आपके बजट एस्टिमेट्स हैं तो वो आपकी 31.2% के अराउंड यहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है जी। अब ये जो थी बेसिक सी बातें आपकी जो कि बजट में डिस्कस की गई थी अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आम आदमी वेट करता है टैक्स प्रपोजल से भी रिलेटेड। बट हाँ, एक और चीज़ थी यहाँ पर जो कि हमने आपके ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात की, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात की कि और यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन पर क्या काम किया जा रहा है या फिर जो क्लाइमेट एक्शन है उस पर क्या काम किया जा रहा है, कि बेसिकली आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी यहाँ पर रखा गया है। किस चीज़ के लिए? कि हाई एफिशिएंसी यहाँ पर जो आपके सोलर पैनल्स बनाए जा सकें, तो उस पर आपका इस तरीके का जो हमारा गोल है 280 गीगावाट का 2030 तक का कितनी इंस्टॉल्ड पावर हमारे सोलर पावर होनी चाहिए, तो उस गोल को पूरा करने के लिए आपका पीएलआई भी यहाँ पर सोलर पैनल्स के लिए यहाँ पर लागू किया गया है। साथ के साथ यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपके 5 to 7% जो आपके इस तरीके के बायोमास पैलेट्स रहेंगे कि उन्हें भी थर्मल पावर प्लांट्स में वहाँ पर रहना है, ताकि वो लागू किया जा सके। वहाँ पर जो आपकी स्टबल बर्निंग का इशू है वो यहाँ पर इसकी वजह से आपका रिजॉल्व हो जाएगा, एक नई सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जा सकेगी। उसके अलावा जो एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर कोई स्टार्टअप वहाँ पर लॉन्च करना चाहता है, अपना किस तरीके का इनिशिएटिव या बिजनेस मॉडल वहाँ पर लॉन्च करना चाहता है, तो उन्हें भी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बेसिक सा एक पॉइंट था जो कि हमने मिस कर दिया था कि एनर्जी ट्रांजिशन और जो क्लाइमेट एक्शन है उससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए हैं। फिर अब बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स के बारे में। आम आदमी के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं कि पहली बात, अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years ऑफ करेक्टिंग एरर्स, ताकि अगर किसी तरीके की कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो कि वो पहले नहीं बता पाए या मिस कर गए, तो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड प्रोवाइड कर दिया गया है कि इस तरीके की जो रिटर्न रहेगी दैट इट कैन बी फाइल्ड विद इन द 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी बात यहाँ पर रखी गई है। फिर आपके टैक्स रिलीफ प्रोवाइड की गई टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर जो आपके रिड्यूस किए गए हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर द कोऑपरेटिव्स की बेसिक्स यहाँ पर बात रखी क्या गई है कि जो आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट है तो इसे यहाँ पर कम किया गया है, जो कि ऑलरेडी 18.5% था जिसे अब 15% कर दिया गया है। फिर जो आपका सरचार्ज है उसे यहाँ पर बेसिकली 12% से 7% कर दिया गया है। किन आपकी इस तरीके के सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कि जिनकी टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है। ठीक है जी। तो ये यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर रखी जा सके बिटवीन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द कंपनीज। फिर आपकी यहां पर इंक्रीज कर दी गई है टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बेसिकली जो एक चीज यहां पर नोटिस की जाती है कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर रखा जाता था कि जो टैक्स डिडक्शन लिमिट थी वो पहले आपकी यहां पर 10% थी। ठीक है जी। अब उसे इंक्रीज कर दिया गया है टू द 14%, जो कि आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रहेगी नेशनल पेंशन स्कीम में। और जितने भी आपके ऐसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहाँ पर इस तरीके का बेनिफिट वहाँ पर ले रहे थे तो वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी वहाँ पर ले सकें। फिर उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर फिर बात करते हैं एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स कि बेसिकली जो आपकी हम कह सकते हैं स्टार्टअप जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं कब से, अप्रैल 1 2016 से लेकर आपके 31 मार्च 2021 तक, तो ये उस दौरान स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो आपके इस तरीके के स्टार्टअप्स हैं उन्हें थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। फिर ये आपकी फर्दर इंक्रीज कर दी गई थी, ये जो स्कीम थी 2022 के लिए, अब इसे फर्दर 2023 के लिए 31 मार्च 2023 के लिए यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि इस तरीके के जो स्टार्टअप्स रहते हैं दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग 100% टैक्स रिबेट ऑन द प्रॉफिट, जो कि आपका पीरियड है यहाँ पर फॉर 3 years इन अ ब्लॉक ऑफ 7 years, प्रोवाइडेड दैट कि उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो एक्सीड ना करे 25 करोड़ से। ठीक है जी, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बेसिक सा यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड। फिर बात करें कि इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल एसेट टू बी टैक्स्ड एट 30%। बात आ गई है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में।
ठीक है जी, कि क्रिप्टो के बारे में यहाँ पर इनिशिएटिव ले लिया गया है सरकार द्वारा, बैन नहीं लगाया गया है, बट यहाँ पर हैवी टैक्स इंपोज कर दिया गया है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि सपोज अगर आप कोई भी इस तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी तरीके के आपके क्रिप्टो कॉइन्स वहाँ पर खरीद रहे हैं, फिर उसे बेच रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उस प्रॉफिट पर आपका 30% टैक्स लगाया जाएगा। साथ के साथ 1% TDS भी लगाया जाएगा। जब आप इस तरीके की कोई भी सेल करेंगे, जिस प्राइस पर आप उससे सेल करेंगे, जितने अमाउंट का आप उससे सेल करेंगे, तो उस अमाउंट का 1% TDS भी वहां पर काटा जाएगा। तो यहां पर काफी हद तक हम कह सकते हैं हैवी टैक्सेशन इंपोज की गई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और साथ के साथ इसमें जो आपकी कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, काफी एक डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं कि क्या लॉस पर भी यहाँ पर टैक्स लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर आपका लॉस होता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उससे आप उस पर्टिकुलर लॉस को आप बेसिकली कॉम्पनसेट नहीं कर सकते ये कहते हुए जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे कि जी हाँ वहां मेरा लॉस हुआ था, तो इसीलिए जो मेरा ये बेसिकली किसी और का गेन है उसे वहां पर काउंटर नहीं किया जा सके, कि उसे वहां पर काउंट नहीं कीजिए कि वहां पर मेरा क्रिप्टो में लॉस हुआ था, इस पर्टिकुलर सेगमेंट या इस पर्टिकुलर बिजनेस में मेरा गेन हुआ है, तो प्लीज इसे आप अकाउमुलेट करते हुए आपका नल एंड वॉइड क्रिएट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं रहेगा, जो इसका लॉस रहेगा वो अलग ही रहेगा। ठीक है जी, लॉस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, बट जो लॉस है वो किसी गेन के अगेंस्ट वहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा जब अपनी टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे। फिर उसके अलावा यहां पर बात रखी गई है कि कोई भी सरचार्ज और सेस जो कि आपका इनकम या प्रॉफिट पर है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा बिजनेस एक्सपेंडिचर के तरीके से, कि वहाँ पर उस तरीके का आप रिबेट वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर आपकी जो ये तो रहे डायरेक्ट जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड, इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपकी बॉइंट GST कलेक्शन वहाँ पर देखी गई हैं ड्यूरिंग द 2021-2022 पीरियड, कि पेंडेमिक के होते भी काफ़ी GST कलेक्शन यहाँ पर की गई हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपकी कुछ यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं। कि पहली बात जो आपकी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरीके के SEZs में, ठीक है जी, कि वहाँ उन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आपका IT ड्रिवन करना है, कि पूरा डिजिटाइज वहाँ पर करना है, और बेसिकली यहाँ पर आपका कस्टम्स नेशनल पोर्टल भी आपका स्थापित किया जाएगा, जिसकी बात की गई है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 30 सितंबर 2022 तक। उसके अलावा जो आपकी जो कंसेशनल रेट्स वहाँ पर रहते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स पर, कि उसे वहाँ पर फेज आउट करना है, एक मॉडरेट टैरिफ यहाँ पर लागू कर देना है 7.5% का। क्यों? ताकि जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसकी भी ग्रोथ हो सके, साथ साथ जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसे भी सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड की जा सके। देन रिव्यू ऑफ कस्टम एग्जेम्पशंस एंड टैरिफ सिंप्लीफिकेशन, कि बेसिकली जो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, उसे और थोड़ा प्रमोट किया जा सके, कि मोर देन 350 एग्जेम्पशन एंट्रीज आपकी प्रपोज की गई हैं जिन्हें ग्रेजुअली फेज आउट किया जाएगा। जैसे कि आपकी कुछ एग्जेम्पशन यहाँ पर रखी जाती हैं सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, केमिकल्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, तो वो चीज़ यहाँ पर की जा सके। फिर कस्टम ड्यूटीज आपकी कैलिब्रेट वहाँ पर की जा रही है ताकि एक ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे हम यहाँ पर फैसिलिटेट कर सकें। जैसे कि आपके वेरिएबल डिवाइसेस हो गए, आपके हीरेबल डिवाइसेस हो गए, स्मार्ट मीटर्स हो गए, तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। फिर आपकी यहाँ पर बात की जा रही है रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स फॉर एग्री सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ताकि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को वहाँ पर बूम प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज एग्जेम्पशन टू स्टील क्रैप, फिर रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन सर्टेन इनपुट्स जो कि आपके श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए रिक्वायर्ड हैं। फिर जो आपका अनब्लेंडेड फ्यूल रहेगा वो यहाँ पर एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। तो हालांकि जितने भी आपके टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं इन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे, आपके अलग से एक सेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। एक बेसिक सा ओवरव्यू यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर बात आती है रुपी कहाँ से आ रहा है, कि बेसिकली अगर हम देखें कि नॉन डेट जो आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं 2% वहाँ से आएगा, बोरोइंग्स और जो बाकी लायबिलिटीज हैं वहाँ से 35% यहाँ पर बताया जा रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, GST से यहाँ पर 16% इनकम जनरेट की जा रही है, कस्टम से 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिक्स आइडिया है कि कैसे पैसा आएगा और किस तरीके से वहां पर पैसा खर्च किया जाएगा, कि जैसे पेंशन्स पर आपका देखा जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर आपके 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 15%। तो ये बेसिक्स आइडिया आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत है। 8% GDP पर खर्च किया जाएगा, सॉरी डिफेंस पर आपका खर्च किया जाएगा। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है और पैसा कहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके अलावा बजट एट अ ग्लांस देखें कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं आपके
कि किस तरीके से ओवर द ईयर आपके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ पर कम होते गए थे, बट यहाँ पर डेफिनेटली अब जो बजट ने एस्टिमेट्स रखे हैं कि कैपिटल हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा और डेफिनेटली कैपेक्स को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। वैसे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो एलोकेशन की गई है मेजर स्कीम्स में कि नेशनल हेल्थ मिशन में आपका यहाँ पर बढ़ाया गया है, साथ साथ जो हमारा जल जीवन मिशन है उसमें यहाँ पर डेफिनेटली आपका बढ़ाया गया है। फिर आपको जो एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर जो हमारा नेशनल एजुकेशन मिशन है उसमें बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे यहाँ पर बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री किसान योजना पर बढ़ाया गया है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी गई, आपके लिए किस तरीके से पॉइंट है कि आपकी ये बजट में मेंशन हो चुकी हैं सभी स्कीम्स। ठीक है जी, कि इन स्कीम्स के बारे में ऑलरेडी यहां पर बात की जा चुकी है, तो डेफिनेटली आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहां पर कवर करनी जरूरी है। अब एक बेसिक सा अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें यहाँ पर कि किस तरीके से जो ब्रेकअप है हमारे भारत की सरकार की, जो हम कह सकते हैं रिसीट्स का जो ब्रेकअप है 2022-23 के लिए, कि जो अगर हम पुराने उससे उसे कंपेयर करें कि जो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है यहाँ पर कि डेफिनेटली 9.6 का इंक्रीज यहाँ पर देखा गया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का यहाँ पर डिक्रीज देखा गया है, फिर कैपिटल रिसीट्स का आपका यहाँ पर डिक्रीज देखा गया है 20% का। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके जो फैक्ट्स हैं, जब आपको मेन आंसर राइटिंग में आंसर लिखना होगा कि क्या आपकी सरकार द्वारा वहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो ये फैक्ट्स आपके लिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि बजट में किस तरीके से वहां पर चेंजेस आए, खासकर एक्सपेंडिचर के चक्कर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है 2022-2023 के लिए जो उन्होंने यहां पर रखा है, तो कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। कि जैसे कि अगर हम देखें अर्बन लोकल बॉडीज, उस पर खर्चा जो है आपका 56% के अराउंड में यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। फिर वहीं देखें आपके फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स में, जो कि स्टेट्स को वहां पर ग्रांट किए जाते हैं किसी तरीके से, कि वहां पर 9% का आपका जो खर्चा है वो यहाँ पर घटा दिया गया है। ठीक है जी। फिर वहीं अगर हम और अच्छे से यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें कि मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर किस तरीके से, किस किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा यहाँ पर जनरेट कर वहाँ पर खर्चने के लिए दिया जा रहा है, कि जैसे कि आपकी जो केमिकल और फर्टिलाइजर की मिनिस्ट्री है कि नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है, तो यहाँ पर 24% का खर्चा इनका कम कर दिया गया है। ठीक है जी। फिर वहीं अगर हम जो गति शक्ति की बात करें कि वो मिशन जो रखा गया है इस तरीके का, जो हमारा एक पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सभी इंप्रूव करना है, तो उसके चलते आपका 50+ % यहाँ पर चेंज आया है कि कितना पैसा यहाँ पर आपका स्पेंड किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक से जो आपके चार्ट्स रहते हैं इनसे आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि सरकार ने अपनी आइडियोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर चेंज की है। सब्सिडीज के बारे में बात करें, बहुत सारी डिबेट चल रही है, इससे रिलेटेड आपके एडिटोरियल्स भी आने शुरू हो चुके हैं कि फूड सब्सिडी, ठीक है जी, फिल्टर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, इन सभी सब्सिडीज पर किस तरीके से यहां पर सरकार ने खर्चा 27% टोटल सब्सिडीज में कम कर दिया, कि सब्सिडीज अब थोड़ी बहुत यहां पर कम कर रहे हैं। अब यहां पर काफी हद तक ओपिनियन क्या आ रहे हैं कि इस तरीके से एकदम से सब्सिडीज कम करनी जरूरी नहीं है, कि यहां पर थोड़ा बहुत आपका जो टेपर टेंटन जैसी सिचुएशन भी यहां पर आ सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सब्सिडीज कम करने की बात की गई है। फिर वहीं जो स्कीम वाइज एलोकेशन था उसमें किस तरीके से चेंज आया है कि मनरेगा में आपका यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरीके से सरकार ने यहाँ पर अपने चेंजेस लाए हैं, कि ऑनगोइंग जो स्कीम थी उसमें क्या चेंजेस लाए हैं, किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपना जो बेसिक सा आउटले तैयार किया गया है, क्या उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज देखा गया है। तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और डिटेल में जब भी हम इन सभी सेगमेंट्स को आपके टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में एक अच्छा सा एनालिसिस जब रहेगा, आपको अपने एंड पे भी कवर करना है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पर आएगी कि किस तरीके से सरकार द्वारा ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है। बट ओवरऑल देखें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश की गई है, कि लंबे जो गोल्स हैं, कि जो हमारा हम कह सकते हैं अमृतकाल की जो बात रखी गई है कि अगले 25 सालों का जो गोल यहाँ पर सेटअप किया गया है, तो उस तरीके से काम किया गया है। बट इसमें जो अभी ऑनगोइंग पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें काफ़ी इकोनॉमिस्ट का यहाँ पर ये कहना है कि इस तरीके के जो गोल्स यहाँ पर सेट किए गए हैं, तो जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कि उन्हें भी आपका कंसिडरेशन में लेना जरूरी है, कि क्या हम उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं नहीं, तभी ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स हम यहाँ पर सेट करें। तो अब देखना है किस तरीके से आपका जो बजट यहाँ रखा गया है, कैसे सरकार यहाँ पर परफॉर्म करती है। बट फ्रॉम एन UPSC पॉइंट ऑफ व्यू
इंपॉर्टेंट चीजें एक बार देख लेते हैं क्या क्या है आपके लिए यहाँ पर, कि जो जो स्कीम्स आपकी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है जिनके बारे में बात की गई है, डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा सकता है। उसके अलावा नए इनिशिएटिव सरकार द्वारा क्या क्या यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं वो आपको पता होने जरूरी है। फिर उसके अलावा कि सेक्टर वाइज यहाँ पर क्या क्या बातें रखी गई हैं कि किस तरीके से खर्चा किया जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके बजट से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंड मोर ओवर दोनों ही मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से कवर करने की यहाँ पर जरूरत है। हो सकता है आपको क्वेश्चन कल को यही आ जाए मेंस में कि आप बताइए किस तरीके से जो आपका ये मनरेगा की स्कीम थी, जो जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, कि किस तरीके से जो ये स्कीम है इसमें जो कटौती की गई, कि इसमें जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इसमें जो खर्चा किया जाएगा सरकार द्वारा, इसमें जो कटौती की गई, क्या ये सही स्टेप था या नहीं था, तो आप वहां पर डिस्कस कीजिए। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप कब लिख पाएंगे, जब आपको बजट से रिलेटेड डिटेल्स वहां पर पता रहेंगी। तो अच्छे से कवर कीजिए। काफी लंबा सेशन हो गया है, आई होप थोड़ा बोरिंग ना हुआ हो, बट हमने कोशिश की है यहाँ पर सभी चीजें अच्छे से कवर करने की। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।